इतने गौर से मेरे चेहरे पर क्या तलाश कर रही हो? मैंने बेतकल्लफी बढ़ाने की खातिर तुम का सीगा इस्तेमाल किया। मैं आपको क्या समझूं? उसके लबों को जुम्बश हुई तो दांतों के मोती बिखरते नजर आए। उसने बड़ी मासूमियत से बात जारी रखी। कोई शायर, कोई चित्रकार, मुसन्नफ़े नगमागार, कोई संग तराश या जादूगर, इसके अलावा भी बहुत सारे शोबे बाकी रह जाते हैं। मैंने दबी जुबान में कहा। वो आप बता दें। उसने अपनी सुराहीदार गर्दन को जरा खम देकर अपनी तमाम तर तवज्जो मेरी जानब मबजूल कराई। तुम मुझे कोई दीवाना भी कह सकती हो, कोई राह भटका हुआ मुसाफिर जिसकी कोई मंजिल ना हो, कोई देवदास मजलूब अक्लो खुरू से बेगाना, कोई पागल, कोई पुजारी जो देवी के चरणों पर सारा जीवन भींट कर देने के बाद भी शांत नहीं होता, बेअक्ल ही रहता है। अगर आज मैं ये फ्लाइट मिस कर देती तो मुझे हमेशा दुख रहता। अमृता का लहजा मैनी खेद हो गया। वो क्यों मैं अनजान बन गया? आप जैसा मित्र ना मिलता। उसके जुमले में बड़ी गहराई थी। उसकी आंखों से छलकने वाली शराब मुझे मदहोश कर गई। जानती हो अमृता, मुसाफिर एक दूसरे से क्यों मिलते हैं? मैंने उसे अपने तजर्बे की भट्टी में पिघलाने की खातिर एक तवील सांस लेकर पूछा। क्यों? वो मुजस्समे अज़तराब नजर आने लगी। एक दूसरे से बिछड़ जाने की खातिर। जरूरी तो नहीं। उसने बड़ी अपनाइयत का इजहार किया। 7-8 घंटे का सफर किसी मुसाफिर की आखिरी मंजिल नहीं होता। लगन सच्ची हो, प्रेम पोतर हो और मन में किसी मिलने की आशा हो तो जीवन के किसी मोड़ पर कभी भी कहीं भी मुलाकात हो सकती है। हाँ, तुम शायद ठीक कहती हो। मिनिश को इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। आपने हिंदी जुबान बाकायदा सीखी है जब मुझे खुश करने की खातिर बोल रहे हैं। उसके लहजे में शोखी थी, शरारत थी। मैंने मौका जाया नहीं जाने दिया। उसकी नीलगी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें खुश करने की खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सच वो और ज्यादा बेतकल्लफ हो गई। मुझे यकीन नहीं आता। आजमा कर देख लो। मैंने उसकी निगाहों में छलकते हुए सागर में डूब जाने की जसारत की। उसने खफगी का इजहार नहीं किया। बड़ी महबूबियत से होंठों पर तबस्सुम सजा कर बोली, आजमाई हुई चीजों को दोबारा परखने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मैं चौंका। मेरे जहन में उन लातादाद मैं जबीनों के चेहरे उभर कर गुडमुड होने लगे जो किसी न किसी अंदाज में मेरे तसर्रुफ में आ चुकी थी। कभी किसी के रात के अंधेरों में इनका रानी ने मुलाकात कुरा दी, कभी साबका तजर्बों की रोशनी में मैंने किसी पर कमांद डाल दी। मैंने उन मैं जबीनों, शोलाए बदन हसीनाओं, जोहराए जीनों की कोई फहरिस्त मुरतब तो नहीं की थी। किस किस को याद रखता, किसे भूल जाता, कौन कहाँ मिली थी, किन हालात में मेरी सरकशी और बदनसीबी का शिकार हुई थी, ये किसको याद था? मेरे जहन में खुलबली सी मच गई। मैं माजी की तारीख कोठड़ी में दफन चेहरों को उलट पलट कर देखने लगा कि शायद कोई अमृता से मिलती जुलती सूरत नजर आ जाती तो मैं कोई खूबसूरत बहाना तराश कर उसे बहला देता। मगर अफसोस, मुझे मायूसी हुई। माजी के धुंधलकों से कोई ऐसी सूरत नहीं उभरी जिस पर अमृता का गुमान किया जा सकता। वो इन सब से मुनफरिद थी। टहनी पर मचलते महकते ताजा गुलाब की मानद उसकी आंखों की मासूमियत, चेहरे का भूलपन, बंदन की सूंदी सूंदी खुशबू इस बात की गवाही दे रही थी कि अभी तक किसी मर्द की आगोश की तपश की आंच ने उसके कोमल जिस्म तक शर्फे बाज़याबी का एजाज हासिल नहीं किया। ये मेरा मुशाहदा था, एक तजर्बाकार शिकारी की सोच थी जिसमें किसी तरमीम और अजाफे की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर वो कौन थी? मैं अपने आप से उलझने लगा। कई वसवसों ने मुझे घेरने की कोशिश की। मुमकिन है वो मुझे किसी और तरह से जानती हो। उसने कहीं किसी के साथ मुझे देख लिया हो। मेरी रोंदी हुई लड़कियों में से किसी ने उसे मेरी दास्तान सुना दी हो। उसे कहीं से मेरी तस्वीर के दूसरे रुख की भिनक मिल गई हो। बहुत सारे अमकानात थे। सच्चाई की राह पर चलने वालों को दुनिया बहुत जल्द
फरामोश कर देती है। वो अक्सरियत में ज्यादा नहीं होते। गुनाहों के रास्तों पर मुसाफिरों की भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, फिर भी उन्हें याद रखा जाता है। अनुमान से खाके बनाए जाते हैं, खाकों से कहानी उभरती है, कहानी में ज़ेबे दास्तां के लिए रंग भरे जाते हैं ताकि सुनने वाला मुतासर हो। अफसानों में इसी तरह जोड़ लगते हैं, बात एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक मुंतकिल हो जाती है और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, हमेशा जारी रहता है, सीना बसीना चलता रहता है। नेक परवीन की बातें जहनों में ज्यादा दिनों बसेरा नहीं करती। अमराओ जान और अदाए घुंघरू बांधे दिलो दिमाग में थिरकती रहती है। अमृता का जुमला मेरे जहन में सैयारे की तरह गर्दश करता रहा। मैंने अपनी जिंदगी की पूरी लुगत खंगाल डाली, मुझे उसका कोई सुराग, कोई सिरा नहीं मिला। क्या सोचने लगे? अमेरिका की आवाज मंदिर की घंटियों की तरह मेरी समाज से टकराई और मैं कसमसा कर रह गया। क्या जवाब देता? आप मुसलमान हैं, आवागोन पर यकीन नहीं रखते, इसलिए उलझ गए। उसने मासूमियत से कहा, मैंने आपको छेड़ने की खातिर यूं ही एक बात कह दी थी, शायद हम पिछले जन्म में कभी मिल चुके होंगे। आप विश्वास रखती हैं इन बातों पर? मैंने इत्मीनान का सांस लेकर पूछा। दिल का एक बोझ उतर गया। पहले नहीं था, आज कुछ कुछ हो रहा है। उसने एक मगम बात कह डाली। पहले नहीं था, आज कुछ कुछ हो रहा है। उसने फिर एक मदहम बात कह दी। मैं समझा नहीं, मेरे दिल का चोर फिर खौफजदा हो गया। अगर मैं पिछले जन्म से आपसे ना मिली होती तो इतनी जल्दी बेतकल्लफ ना होती। वो मुस्कुराते मुस्कुराते यकलख्त संजीदा हो गई। आप पहले पुरुष हैं जिसे देखकर मुझे यूं जान पड़ा जैसे मैं आपको बरसों से जानती हूं। मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझूं। मैंने उसे शौक नजरों से देखा। अपने जिस्म पर चुटकी भरकर तस्दीक करूं कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मैंने अब आपसे एक झूठ भी बोला है। उसने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुस्कुराकर एतराफ किया। मैं फर्स्ट क्लास में किसी वाकिफकार के साथ नहीं थी, अपने गुरु के साथ बैठी हूँ। आपको जहाज में चढ़ता देखकर मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ। मुझे सोचो विचार के बाद आपसे मिलने की ठान ली। गुरु महाराज से एक सहेली से मुलाकात का बहाना करके आई हूँ। आप आज्ञा दें, जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। वो मुझे प्यार भरी नजरों से देखते हुए उठी। मैंने उसे रोकना चाहा, वो मुजस्समे शराब थी। हलक के नीचे उतरने से पहले नशा कर गई थी। मेरे हल्क में कांटे चुभने लगे, जिस्म पर शहद की मक्खियां डंक मारने लगी। पानी से भरा गिलास सामने हो और एक कतरा भी प्यासे के हलक में ना टपके तो प्यास की शिद्दतें और बढ़ जाती हैं। मैं भी इसी कैफियत से दो चार था। वो आहिस्ता से कमर को लोच देकर सीट के दरमियान से निकली। जाते जाते उसने अपने खाने की ट्रे मेरे सामने रख दी। मेरी बेचैन नजरें उसका ताकुब करती रहीं। वो डार से बिछड़ी किसी हरनी की तरह छोटे छोटे कदम उठाती फर्स्ट क्लास में चली गई। दरमियान में पर्दा हायल हो गया। हसरतें मचल कर रह गईं। उसके वजूद का महकता मुस्कुराता अक्स मेरे जहन में लहराता रहा। अमृता की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन कम सनी में ही उसे दिल की तारों को छू लाने का फन आ गया था। मैं बड़ी देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। एयर होस्टेस आई। खाने की ट्रे देखकर कारोबारी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। सर, आपने कुछ खाया नहीं? खूबसूरत यूनिफॉर्म में उसका दराज कद भला लग रहा था। वो खुश शक्ल थी। मेकअप ने कमाल ने उसके हुस्न को और सजात और निखार कर रख दिया था। तंग यूनिफॉर्म उसके जिस्म से धींगा मुश्ती करता नजर आ रहा था। ये सब मन चले मुसाफिरों के दिल बहलाने के ढंग होते हैं। पुराने जाल में नई मछलियां नहीं फंसती। मैंने भी खेल के मैदान में पहली बार कदम नहीं रखा। अब रिटायरमेंट का वक्त करीब आने को था। मेरी तजर्बाकार निगाहों में धूल नहीं झोंकी जा सकी थी। एयर होस्टेस एक कागजी फूल थी, महक से बेनियाज।
अमृता तरो ताज़ा गुलाब थी, जिसकी नाजुक पिंखड़ियों पर किसी बनूरे की नजर नहीं पड़ी थी। बड़ा फर्क था दोनों में। भूख नहीं है, मैं रस्मन मुस्कुरा दिया। आपकी साथी कहाँ चली गई? उसका लहजा मैनी खेद हो गया। फर्स्ट क्लास में। मैं संजीदा हो गया। वो खामोशी से बर्तन समेट कर चली गई। मैंने मुसाफिरों की सिमत वर्जीदा नजरों से देखा। अब कोई मेरी तरफ मतवज्जा नहीं था। सबके दिल को करार आ गया था। मैंने आंखें बंद करके दोबारा पुश्त से सर टिका लिया। सैयद मजदूब की लाठी को मैंने टांगों के दरमियान महफूज रखा था। मेरे जहन पर बेदस्तूर अमृता का तस्वर कलबला रहा था। मैं उसी के बारे में सोच रहा था। उसकी मासूम बातें सदाई बाज गश्त बनकर मेरे कानों में गूंजने लगीं। मुझे किसी करवट चैन नहीं मिल रहा था। फिर अचानक मेरे दिल में एक ख्याल उभरा। मैंने अर्तकाद और मराकबे की बेशुमार मशकें कर रखी थी। मैं दूर होने के बावजूद अमृता के करीब पहुंच सकता था। उसकी दिल की गहराइयों में झांक कर मालूम कर सकता था उसने मुझसे जो बातें की थी उसमें क्या सच था, क्या झूठ था। मैं उसके जहन में घुसकर उसे दोबारा अपने पास आने का हुक्म दे सकता था। मेरे पास तो पुरस्कार कुव्वतों के जखीरे थे। इनका होती तो एक इशारे में मेरी मुश्किल आसान कर देती। अमृता ना चाहने के बावजूद मेरे करीब आ जाती। मैं फिर उसकी खूबसूरत छेड़छाड़ से महफूज होने लगता। इनका उसके सर पर बैठी रहती। मुसाफिरों की निगाहें फिर हमारी तरफ उठने लगती। उनके दिलों पर आरे चलते। मैं मुस्कुराता रहता। हम घुल मिलकर बातें करते रहते। मुझे कुछ दरियाफत करने की जहमत ना उठाना पड़ती। अमृता अद खुद अपने बारे में सब कुछ बता देती। कोई राज राज ना रहता। लेकिन इनका इस वक्त मेरे सर पर नहीं थी। अभी तक स्याफा मोरीना का काकटेल खून पीने में मसरूफ होगी। ना होती तो पलक झपकने में वापस आ जाती। मैंने इर्तिकाज का हरबा इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त मेरे सर पर एक खुशगवार धमाका हुआ। मैंने आलमे तसव्वुर में देखा इनका रानी मेरे सर पर मौजूद थी। उसका चेहरा खून की ताकतवर गिजा हासिल कर लेने की वजह से तमतमा रहा था। कंधारी अनार की मानद उसके होंठों की लाली बढ़ गई थी। उसकी आंखों में खमार ही खमार था। दोनों हाथों को कोलवों पर जमाए मेरे बालों के दरमियान खड़ी मुझे बड़ी अखमार लूद नजरों से देख रही थी। काकटूल के खून का तजर्बा कैसा रहा मैंने दरियाफत किया। एकदम एक्सीलेंट, वंडरफुल। इनका ने नशे में लड़खड़ाते हुए किसी हसीन काफर अदा फरंगन की नकल उतारी। बहुत खुश नजर आ रही हो इनका रानी। नो नो, वो कोले मटकाने लगी। इनका नहीं, सिर्फ रानी कहो जमील, अपने दिल की रानी, गोइन ऑफ हार्ट। मैंने तुम्हारे बहुत रूप देखे हैं, आज एक नए रूप में नजर आ रही हो। मैं मुस्कुरा दिया। नजर मत लगाओ माई स्वीट हार्ट। वो दिल पर हाथ रखकर एक अदा से बोली, बहुत अरसे बाद मेरी ख्वाहिश की तकमील हुई है। मोरीना की खून की लज्जत, उफ आह। इनका होंठों पर जुबान फेरने लगी। मैंने तुमसे गलत नहीं कहा था। स्याफाम औरतों के खून की लज्जत ही कुछ और होती है। मेरे हुस्न के निखार को जरा तनकीदी नजरों से देखो। क्या इस वक्त मैं किसी मिस यूनिवर्स से कम नजर आ रही हूँ? ईमान से फैसला करना, डंडी मारनी नहीं होगी तुम्हें मेरी कसम। तुम तो हमेशा से सदा बहार हो। अलबत्ता आज तुम्हारे जोबन पर एक नया निखार देख रहा हूँ। जमील, इनका ने महबूबाना अंदाज में सर्द आह भरी, ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें किया करो, उदास मत हुआ करो। ये अदाकारी कब तक जारी रहेगी? मैंने पहलू बदल कर कहा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें भी करनी हैं। मुझे तुम्हें सताने में मजा आता है। जवाब में वो सर पर ऊंधी लेट गई। दोनों कोहनियों को बालों पर टेक कर अपना चेहरा हथेलियों पर रखकर बड़ी मस्ताना अंदाज में टांगे फिजा में आगे पीछे लहराते हुए बोली, तुम किस्मत के बड़े धनी हो जमील। बड़े बड़े पिंडत पुजारी मुझे हासिल करने के लिए
बरसों मंडल में बैठे जाप करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। कोई किसी मरगढ़ के वीराने में मेरे ख्वाब देख रहा है, चील कौवे उसकी बूटियां नोच डालते हैं। कोई किसी बर्फ पोश पहाड़ी की गुफा में बैठे बैठे सर्दी से अकड़ जाता है, उसकी चिता को आग भी नसीब नहीं होती। एक तुम हो वो पहले शख्स जिसने इनका रानी का दिल मोह लिया। मैंने खुद तुम्हारे सर पर बसेरा कर लिया। और कुछ? हाँ, इनका ने बड़े जज्बाती अंदाज में जवाब दिया। आज मैंने पहली बार तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखाने की कोशिश की है। आज मुझे मत टोकना जमील, आज सिर्फ मुझे बोलने दो और तुम सुनते रहो। जल्दी जल्दी कह डालो, मेरे पास भी वक्त बहुत कम है। ऐसी बेरुखी से बात मत करो, वह ठंग कर बोली। आज तुमने मेरे जोबन के निखार की बात की है, मुझे अच्छा लगा। यकीन जानो कि अगर मैं हकीकत का रूप इख्तियार कर सकती तो तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा कोई दूसरी औरत कदम रखने की जुर्रात ना करती। मैं रूप बदल बदल कर तुम्हारे अंदर छुपे हुए शैतान को गुदगुदाती रहती, तुमसे चेहले करती, तुम्हारे दिल को गरमाती। तुम अपने दाव पेच इख्तियार करते, मैं अपनी अदाओं से तुम्हें दीवाना कर देती। मजा दो आतशाह हो जाता, कभी मैं रूठ जाती। तुम मेरी नाज बरादरियां करते, कभी तुम खफा हो जाते तो मैं तुम्हारे गले में बाहें डालकर झूल जाती। मेरा कुर्ब तुम्हारी खुफगी की सारी पोल खोल देता। बाकी आइंदा मैंने मौजू बदल दिया। तुमने लंदन से रवानगी से कबल आर्थर को मजा चिखाने की बात की थी। अरे हाँ, इनका उठकर आलती पालती मारकर बैठ गई, संजीदगी से बोली। मैं तुम्हें बताना भूल गई कि अब पुलिस अफीसर लोइस आर्थर को दिन में तारे नजर आने लगेंगे। मैं समझा नहीं, मैंने वजाहत तलब की। एक तरफ उस गरीब को अपनी मुलाजमत बचाने के लिए अदालत में इस बात का तहरीरी वजाहती जवाब पेश करना होगा कि उसने तुम्हारे खिलाफ झूठा केस बनाने की गलती क्यों की। दूसरी तरफ मोरीना की लाश उसके गले पड़ जाएगी। मोरीना की लाश से आर्थर का क्या ताल्लुक? मैं चौंका। वो तुम्हें जिस हट में ले गई थी वो किसी और की नहीं, आर्थर की मलकियत थी। इनका के गुलाबी होंठों पर मैनी खेज मुस्कुराहट खेलने लगी। चटखारा लेते हुए बोली, वो कार भी आर्थर के एक करीबी दोस्त की थी जिसे तुम एयरपोर्ट पर छोड़ आए हो। आर्थर गले गले फंस चुका है। मोरीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो पूरे लंदन में कहराम मच जाएगा। मैंने उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं छोड़ा। पुलिस अफसर का दूसरा खतरनाक रूप, उसने ज्यूरी के एक मेंबर को रेप करने के बाद उसका खून पी डाला। फिल्मों का ड्रेकोला इंसानी शक्ल में। अखबार की ये सुर्खियां तहलका मचा देंगी, एक तूफान उठ खड़ा होगा। खुद आर्थर भी अपने बारे में ये कब सब कुछ सुनने के बाद गश खाकर गिर पड़ेगा। बड़े बड़े दिमाग चकरा जाएंगे, लोग सहम कर रातों को घर से निकलना छोड़ देंगे। कुछ कल के बारे में भी गौर कर लो, मैंने संजीदगी से कहा। हो सकता है कि बंबई एयरपोर्ट पर कुछ लोग हमारे स्वागत के लिए तैयार बैठे हों। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई। इनका उठकर मेरे सर पर टहलने लगी। उसके चेहरे के तासरात गिरगड़ की तरह रंग बदलने लगे। एक लम्हा बेशतर वो मौज मस्ती की बातें कर रही थी। आर्थर को चूहे दान में फंसा कर खुशगपियों में मगन थी और अब उसके चेहरे पर भड़कती आग के शोलों की लिपट कपकपा रही थी। तुम फिक्र मत करो जमील, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस वक्त भी मेरे हमरा थी जब उस हरामजादे अमरलाल ने अपने जंतर मंतर से मेरी मासूम कुलदीप को बद्री नारायण की मौजूदगी में नंगा कर दिया था। उस गरीब के नंगे बदन पर आबले पड़ गए थे। मैं भी शस्त्र रह गया था। कुलदीप का काली को दिया हुआ वचन काम ना आता तो मेरी और तुम्हारी कुव्वतें धरी की धरी रह जाती। लांतरानियों का भरम खाक में मिल जाता, तरक्की तमाम हो जाती। अमरलाल के इशारे पर वो हरामी बद्री नारायण, मेरे सबसे बड़े दुश्मन, मेरा सर काट कर किसी बड़े बंदर के दरवाजे पर लटका देता। पुजारने और देवदासियां काली की शान में
भजन अलापने लगती और मेरी कहानी खत्म हो जाती, तुम किसी और के सर पर चली जाती। ऐसी बातें मत करो जमील, इनका ने होंठ काटते हुए कहा। इस बार वैसा नहीं होगा। फिर कैसा होगा? मैंने झल्ला कर पूछा। क्या तुम जादू की छड़ी घुमाओगी और वो सब हीजड़े बनकर ठुमकने लगेंगे? मुझे सोचने दो। इनका के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। मैं उसके तेवर देखता रहा। मैं जानता था कि वो कमजोर नहीं है, लाजवाल कुव्वतों की मालिक थी। जमीन के अंदर घुप अंधेरों में झांक सकती थी, समुंदर की अथाह गहराइयों में उतर सकती थी। उसके पंजों की तेज चुभन इंसानी जहन को हिप्नोटाइज कर सकती थी, किसी भी शख्स को अपना मामूल बनाकर उसका भेद जान सकती थी, अशारों पर नचा सकती थी। प्रीतम लाल के अलावा कुलदीप की आत्मा ने भी मुझे इनका की कुव्वतों से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। उन्होंने गलत नहीं कहा होगा, लेकिन मैं इनका की मजबूरियों से भी वाकिफ था। पुरस्कार कुव्वत रखने वालों पर भी कुछ पाबंदियां आयद होती हैं। कई मौकों पर मैंने इनका को सहम कर नजरें चुराते भी देखा था। प्रीतम लाल को देखकर उसके चेहरे का रंग फक हो जाता। कुलदीप की मौजूदगी में वो मेरे सर से उतर जाती। साधु जगदेव भी उसके एक बार जा मंत्र के जरिए काबू करके मेरे हवाले कर चुका था। इन तमाम बातों के बावजूद हिंदुस्तान के बड़े बड़े जगादी पंडित और पुजारी इनका के हसूल की खातिर जाप करते थे। वो जानते थे कि इनका नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है, लेकिन देवी देवताओं के मामले में वो भी एक खास हद तक महदूद रहने की पाबंद थी। जो मेरी मर्जी की दास्तान पढ़ चुके हैं कि बादशत भर की वो फितना मेरी जिंदगी में क्या क्या गिल खुला चुकी है। वो मेरे सर पर ना आती तो ये सारे हंगामे भी ना होते, ना मुझे उसकी कहानी रकम करना पड़ती, ना आपको इसका इंतजार रहता। मगर इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इनका एक हैरत अंगेज तिलस्मी कुव्वत का नाम है। वो जब मुस्कुराती है तो फितरत की तमाम रंगीनियां उसके नन्हे से वजूद में सिमट आती हैं। जब उसकी आंखों से शोले लपकते हैं तो बड़े बड़े सूरमा कांप उठते हैं। वो दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने में अपना सानी नहीं रखती। उसके लिए वक़्त और फासलों की कोई कैद नहीं। अंधेरे उसका रास्ता नहीं रोक सकते। तूफान की शिद्दतें उसे देखकर अपना रुख बदल लेती हैं। मैं अपने सर पर इनका को टहलते हुए देख रहा था। उसकी अजतराबी कफियत बढ़ती जा रही थी। कभी वो होंठ चबाने लगती, कभी टहलते टहलते रुक कर इस तरह खला में घूरने लगती जैसे किसी खतरे की बू सूंघ रही हो। कभी उसके हाथ मलने लगती जैसे किसी गलती पर कफे अफसोस मल रही हो। मैंने उसे इस कदर बेचैन कभी नहीं देखा था। किस गम में दुबली हो रही हो इनका रानी, कुछ मुझे भी बताओ। तुम्हारा अंदाजा गलत नहीं था, उसने संजीदगी से जवाब दिया। उन्हें तुम्हारी वापसी की खबर हो गई है। अच्छा है, मैं ज़हरे खान से बोला। जिंदगी में एक ठहराव आ गया था। हंगामे दोबारा शुरू होंगे तो वक्त गुजरने का एहसास नहीं होगा। वो तुम्हारी वहशतों की कहानी नहीं भूले, इनका ने संजीदगी से कहा। पंडित नूल कशूर ने काली के पूरे मंदिर के गिर्द मंडल खींच रखा है। खुद अंदर बैठा अपने चेलों को प्यादों की तरह आगे बढ़ने पर उकसा रहा है। मैं जानता हूं कि तुम मंडल में दाखिल नहीं हो सकती, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। जमील, उसने मुझे गौर से देखा। जो तुम कह रहे हो वो गलत नहीं है। मेरी मजबूरियों का फायदा उठाकर दुश्मन पर वार कर जाते हैं, लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे साथ महाराज प्रीतम लाल का आशीर्वाद भी है, सैयद मजदूब की करामाती लाठी भी है। नंदा के खून से स्नान करके तुमने जो शक्तियां हासिल की थीं उसका जिक्र कंबाला में भी कर चुका है। मुझे याद है कि जब मैं प्रीतम लाल के सर पर थी तो तुमने मुझे भी धत्कार दिया था। मैं उस वक्त प्रीतम लाल की गुलाम थी, उसके कब्जे में थी। मैं तुम्हारी लाल पीली आंखों को देखकर आग बबूला हो गई। मैंने तुम्हें काबू करने की कोशिश की, लेकिन तुम पर मेरा कोई वार कारगर ना हो सका। मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई, आज क्या जरूरत पेश आ गई?
میں نے بیزاری کا اظہار کیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تم نے نول کشور کے مقابلے میں زیادہ شکتی کے مالک ہو، مگر جوش میں آ کر ہوش سے بیگانہ ہو جاتے ہو، میری بات بھی نہیں سنتے۔ اس بار ایسا مت کرنا۔ انکا نے میری سابقہ غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے بل کھا کر کہا، کنجروں کے ساتھ جنگ کرتے وقت تمہیں میرے مشوروں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم دونوں مل کر ہزاروں پنڈت پجاریوں کا کریا کرم کر سکتے ہیں۔ میری بات دھیان میں رکھنا، بھول مت جانا۔ کل کی فکر چھوڑو انکا رانی، میں نے یوں ہی ایئرپورٹ پر سواگت والی بات کہہ دی تھی۔ میں نے ذہن پر طاری کثر مندی دور کرنے کی خاطر بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ جو مقدر میں رقم کر دیا گیا ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کل کے غم میں گھلنے کی بجائے جو آج ہو رہا ہے اسے سمیٹنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تم مجھے اندر سے کچھ بے چین نظر آ رہے ہو۔ انکا نے مجھے ٹٹولنے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ ہم جس جہاز میں سفر کر رہے تھے اس میں ایک قیامت بھی ساتھ ہے، میں نے امریتا کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے وہ میرے ساتھ بیٹھی کسی اور دنیا کی سیر کرا رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں جادو تھا، بڑی مقناطیسی شخصیت کی مالک تھی۔ میرے دل میں نقب لگا کر چلی گئی۔ میں مسافروں کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں تھام سکا۔ اس سے پہلے اس جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ کہاں چلی گئی؟ فرسٹ کلاس میں نے سرد آہ بھری۔ اپنے گرو کے پاس۔ چیلا ٹاپتا رہ گیا۔ گرو کے پاس؟ انکا کی نگاہوں میں تجسس کا رنگ ابھرنے لگا۔ اس نے خلا میں گھورنا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں حلقوں میں بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ گرو کا لفظ سن کر وہ نہ جانے کس فکر میں مبتلا ہو گئی۔ تم اس کے سر پر چلی جاؤ انکا رانی، میں نے بے چینی کا اظہار کیا۔ وہ ساتھ ہوگی تو سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ جمیل، انکا نے میری بات نظر انداز کر کے سرسراتے لہجے میں کہا، اس جہاز میں بھی ہمارے لیے ایک خطرہ موجود ہے۔ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ تم کس گرو کی بات کر رہے ہو۔ جو کوئی بھی ہے میری نگاہوں سے بچ نہیں سکے گا۔ تم کچھ دیر صبر کر لو، میں بھی اپنا شکار تلاش کر کے واپس آتی ہوں۔ انکا میرے سر سے اترنے کو پر تول رہی تھی جب جہاز کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ مسافروں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ مائک سے میزبان خاتون کی آواز ابھرنے لگی، مسافروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی حفاظتی بیلٹ باندھ لیں، جہاز کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، معمولی سی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے جسے ماہرین کچھ دیر میں ٹھیک کر لیں گے۔ شکریہ۔ یہ جھوٹ ہے، انکا تلملا کر بولی۔ جہاز فنی خرابی کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے ڈگمگایا ہے۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم نہیں دیکھ سکتے جمیل، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ دھویں کی ایک چادر میری نظروں کے سامنے پھیل رہی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے سید مجذوب کی لاٹھی پر گرفت مضبوط کر لی۔ مسافروں کے ہونٹ متحرک نظر آنے لگے۔ وہ موت کی نجات حاصل کرنے کی خاطر اپنے اپنے انداز میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف طاری تھا۔ کچھ دیر پہلے خوش گپیوں میں مصروف افراد اب سہمے سہمے بیٹھے تھے۔ ایک ہی جھٹکے نے ان کے سارے حوصلے پست کر دیے۔ شکلوں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ محجوبینیں اپنی اپنی نشستوں پر پہلو بدلنے لگیں۔ موت کے تصور نے انہیں ہراساں کر دیا۔ جہاز نے دوسرا جھٹکا کھایا تو ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ متعدد مرد و خواتین گھٹی گھٹی آواز میں چیخ اٹھے۔ انکا وحشت سے آنکھیں پاڑے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ مسافروں کی چیخ کی آوازیں سن کر ایک ایئر ہوسٹس قدم بڑھاتے سامنے آ گئی۔ آپ لوگوں نے افراتفری پھیلانے کی کوشش کی تو ہمیں مزید دشواریوں کا سامنا درپیش ہوگا۔ اس نے ہاتھ میں دبے مائک پر بلند آواز میں کہا، پلیز ہمارے ساتھ تعاون کریں، اپنی اپنی نشستوں پر سکون اور اطمینان سے تشریف رکھیں۔ ہمارے فضائی انجینئر نے فنی خرابی دریافت کر لی ہے۔ 5-10 منٹ بعد ہم دوبارہ سکون سے سفر کر رہے ہوں گے۔ انکا کی نظریں کسی دبیز چادر کے اس پار دیکھنے میں مصروف تھیں۔ تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ میں نے اس بار اسے ٹھوس لہجے میں مخاطب کیا۔
इनका की आंखों ने इधर उधर देखना बंद कर दिया। उसकी नजरें मेरी निशस्त से 2 कतार आगे बैठे हुए एक अधेड़ उम्र के मुसाफिर पर जम गईं। उसके तेवर गजबनाक होने लगे। मैंने उसे पा लिया है, उसने अधेड़ उम्र वाले मुसाफिर को कहर आलूद नजरों से घूरते हुए कहा। जहाज में कोई फनी खराबी नहीं हुई। ये सब उसी पिंडत नोल कशूर की हरामजदगी मालूम होती है जो दूर बैठा खेल तमाशे कर रहा है। तुमने कैसे पा लिया है? मैंने झल्ला कर पूछा। मुझे खुल कर बताओ, तुम क्या देख रही हो, क्या महसूस कर रही हो? इस नीले कोट वाले को देख रहे हो जो मासूम बना बेग प्रवाही से मैगजीन के वर्क उलट पलट कर रहा है। इनका ने अधेड़ उम्र वाले की तरफ इशारा किया। मैंने तुमसे धुएं की जिस दबीज चादर का जिक्र किया था वो सिमट कर उसी नीले कोट वाले के जिस्म में दाखिल हुई है। मैं उसके सर पर जा रही हूँ। जब तक उसे काबू नहीं किया जाएगा जहाज मामूल की परवाज इख्तियार नहीं कर सकता। कौन है वो? मैंने पहलू बदल कर दरियाफ्त किया। वो खुद कुछ भी नहीं, किसी दूसरे के इशारे पर दरमियान में आ गया है। इनका पुरख्याल अंदाज में बोली। तुमने रिमोट से चलने वाले खिलौने देखे हैं। नीले कोट वाला सिर्फ एक खिलौना है जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। वो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, उलझाने के सपने देख रहे हैं, खुद को बचाने की खातिर बेज़बान बकरों की कुर्बानी पेश करने पर तुल गए हैं। तुम फिक्र ना करो, मेरे पंजों की चुभन अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। तुम देखना कि उस चंडाल की जुबान अभी कैसे फर फर चलती है।